नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल अध्ययन में आपका स्वागत है। किताब के लेखक ने अंग्रेजी में लिखा है। हर भाषा की अपनी मिठास होती है, इसलिए अंग्रेजी से हिंदी में ये रूपांतरण आपको धाराप्रवाह हिंदी भाषा नहीं देगा। कुछ गलतियां हो सकती हैं, गलती के लिए क्षमा करें। एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तृतीयक शिक्षा, अपने काम से काम रखो। अमीर लोग अपने धन के कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि बाकी सभी लोग अपने आय विवरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 1974 में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे ब्रूक्स को ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय में एमबीए कक्षा में बोलने के लिए कहा गया था। मेरा एक प्रिय मित्र कीथ कनिंघम उस एमबीए कक्षा का छात्र था। उनके बेहद प्रभावशाली और प्रेरक भाषण के बाद छात्रों ने रे को अपनी पसंदीदा जगह पर एक साथ बियर पीने के लिए आमंत्रित किया। रे सहमत हुए। जब समूह के सभी लोगों ने बियर के अपने गिलास उठाए तो रे ने अचानक पूछा, मेरा काम क्या है? सब हंस पड़े। अधिकांश एमबीए छात्रों को लगा कि रे मजाक कर रहे हैं। ये देखकर कि किसी ने उत्तर नहीं दिया, रे ने फिर पूछा कि तुम क्या सोचते हो चमड़ा, मेरा काम क्या है? छात्र फिर हंसे। आखिरकार एक बहादुर छात्र ने कहा, अरे दुनिया में कौन नहीं जानता कि आप हैम्बर्ग में व्यापार करते हैं। रे मुस्कुराया। फिर उन्होंने कहा, मुझे पता था कि तुम ऐसा कहोगे। वह रुका और तुरंत बोला, देवियों और सज्जनों, मैं हैम्बर्ग में व्यापार नहीं करता। मेरा व्यवसाय रियल एस्टेट है। कीथ ने कहा कि रे को अपनी बात मनवाने में काफ़ी समय लगा। रे को पता था कि व्यवसाय योजना में उनके व्यवसाय का प्रारंभिक उद्देश्य हैम्बर्ग में फ्रेंचाइजी को बेचना था, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि प्रत्येक फ्रेंचाइजी कहाँ स्थित होगी। वह जानते थे कि प्रत्येक फ्रेंचाइजी की सफलता की कुंजी रियल एस्टेट में उसका स्थान है। मूल रूप से जो कोई फ्रेंचाइजी खरीदता है वह रे क्रॉक के संगठन की फ्रेंचाइजी में जमीन के लिए भी भुगतान कर रहा है। मैकडॉनल्ड आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एकल रियल एस्टेट मालिक है। आज मैकडॉनल्ड्स अमेरिका और शेष विश्व के सबसे महंगे चौराहों और सड़कों का मालिक है। कीथ ने कहा कि यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक था। आज कीथ के पास कार वॉश गैराज है, लेकिन इस गैराज की जड़ में उनका असली कारोबार रियल एस्टेट है। पिछला एपिसोड एक फोटो के साथ समाप्त हुआ जिसमें दिखाया गया कि ज़्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, फिर करों का भुगतान करके सरकार के लिए काम करें और अंत में उस बैंक के लिए काम करें जिसने उन्हें बंधक दिया था। जब हम छोटे थे तो हमारे घर के पास कोई मैकडॉनल्ड्स नहीं था। यहाँ तक कि मेरे अमीर पिता ने भी माइक और मुझे वही शिक्षा दी जो रे क्रॉक ने टेक्सास विश्वविद्यालय में दी थी। ये है अमीरों का सीक्रेट नंबर 3। रहस्य यह है, अपने काम से काम रखो। जो लोग आर्थिक रूप से बुद्धिमान होते हैं वे जीवन भर दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास अपने करियर के अंत में अपने लिए कुछ भी नहीं होता है। फिर एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है। यहाँ आय विवरण और बैलेंस शीट की एक तस्वीर है जहाँ रे क्रॉक की सलाह स्पष्ट हो जाती है। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली छात्रों को अच्छी नौकरियां, शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार है और यह केवल एक व्यक्ति को अधिक वित्तीय रूप से सुरक्षित बनने में मदद करेगी यदि यह अतिरिक्त पैसा आय सृजन करने वाली संपत्ति खरीदने पर खर्च किया जाए। जब व्यवसाय की बात आती है तो अधिकांश गरीब और मध्यम वर्ग रूढ़िवादी होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके पास कोई वित्तीय आधार नहीं है। वे सोचते हैं, मैं जोखिम नहीं ले सकता। उन्हें अपनी नौकरी पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्हें संभल कर चलना होगा। जब आकार कम करना आदर्श बन गया तो लाखों श्रमिकों ने पाया कि उनकी तथाकथित सबसे बड़ी संपत्ति उन्हें जिंदा खा रही है। उन्हें अभी भी अपनी संपत्ति यानी घर के लिए मासिक भुगतान करना पड़ता था। कार एक और संपत्ति थी जो उन्हें खा रही थी। गैराज में $1000 का गोल्फ क्लब अब $1000 का मूल्य नहीं रहा। नौकरी की कोई सुरक्षा न होने के कारण उनके पास भरोसा करने के लिए कुछ भी नहीं था। जिसे वे संपत्ति समझते थे उसने वित्तीय संकट के दौरान किसी भी तरह से उनकी मदद नहीं की। मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश ने घर या कार खरीदने के लिए बैंकर के पास ऋण के लिए आवेदन किया है। इसका नेटवर्थ सेक्शन काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि बैंकिंग और अकाउंटिंग के नियमों के मुताबिक कौन सी चीज़ संपत्ति मानी जाती है। एक बार मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि कोई मुझे कर्ज देने को तैयार नहीं था। इसलिए मैंने व्यक्तिगत संपत्तियों की सूची बढ़ाने के लिए अपने नए गोल्फ क्लब, कला संग्रह, किताबें, स्टीरियो, टेलीविज़न, अरमानी सूट, कलाई घड़ी, जूते और अन्य व्यक्तिगत वस्तुओं को जोड़ा। लेकिन मुझे कर्ज दिए बिना ही लौट आए। मान लिया, क्योंकि मैंने रियल एस्टेट में बहुत बड़ा निवेश किया था। उधार समिति को ये पसंद नहीं आया कि मैं अपार्टमेंट घरों में निवेश करके इतनी कमाई कर रहा था। वे जानना चाहते थे कि मेरे पास वेतन वाली नौकरी क्यों नहीं है। उन्होंने अरमानी सूट, गोल्फ क्लब या कला संग्रह के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। यदि आप मानक प्रोफाइल यानी आदर्श छवि के अनुरूप नहीं हैं तो जीवन कई बार कठिन हो जाता है। जब कोई कहता है कि उसकी कुल संपत्ति $1 मिलियन या $1 लाख या अधिक है तो मुझे आश्चर्य होता है।
नेटवर्थ गलत होने का एक मुख्य कारण यह है कि जैसे ही आप संपत्ति बेचना शुरू करते हैं, आपको सभी लाभ पर कर का भुगतान करना पड़ता है। जब उनकी आय गिरती है तो कितने लोग खुद को गहरे वित्तीय संकट में पाते हैं। वे नकदी जुटाने के लिए अपनी संपत्ति बेचते हैं। सबसे पहले, उनकी व्यक्तिगत संपत्ति आमतौर पर उनकी व्यक्तिगत बैलेंस शीट पर लिखे मूल्य के एक अंश पर बेची जा सकती है। या फिर अगर प्रॉपर्टी बेचने पर लाभ हुआ है तो उस लाभ पर दोबारा टैक्स लगता है, तो सरकार फिर से अपने लाभ का हिस्सा लेती है। इस प्रकार उनके ऋण भुगतान में कमी आई है। इसलिए मेरी राय में, लोग जितने लायक हैं उससे कम मूल्यवान हैं। अपना व्यापार शुरू करें, अपना दिन का काम जारी रखें और अचल संपत्ति खरीदना शुरू करें। देनदारियां या व्यक्तिगत वस्तुएं जमा न करें जिनका घर पहुंचने के बाद कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। एक बार कार खरीदने पर नई कार की कीमत लगभग 25% कम हो जाती है। ये वास्तविक संपत्ति नहीं है, भले ही आपका बैंकर इसे संपत्ति कहता हो। मेरा नया $400 का टाइटेनियम ड्राइवर खरीदने के बाद उसे चलाने के बाद ही इसकी कीमत $150 हो गई। वयस्कों के लिए, अपने खर्चों को कम करें, अपनी देनदारियों को कम करें और कड़ी मेहनत करके एक ठोस धन आधार तैयार करें। युवा लोग, जिन्होंने अभी तक घर नहीं छोड़ा है, उन्हें उनके माता पिता को उनकी संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर सिखाना चाहिए। इससे पहले कि वे घर छोड़ें, शादी करें, घर खरीदें, अपने वित्त को जोखिम में डालें, नौकरी करें और ऋण पर सब कुछ खरीदें, एक प्रामाणिक संपत्ति रेखा तैयार करें। मैं कई युवा जोड़ों को देखता हूं जो शादी कर लेते हैं और ऐसी जीवन शैली में फंस जाते हैं जिससे उनका अधिकांश करियर कर्ज में डूब जाता है। अधिकांश लोगों के लिए, जब बच्चा घर छोड़ने के लिए तैयार होता है, तो माता पिता को एहसास होता है कि वे सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हैं, इसलिए वे कुछ पैसे अलग रख देते हैं। लेकिन फिर उनके अपने माता पिता बीमार पड़ जाते हैं और उनके कंधों पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो मैं किस प्रकार की संपत्ति के बारे में बात कर रहा हूं जिसे आपको और आपके बच्चों को जमा करने की आवश्यकता है? मेरी दुनिया में रियल एस्टेट के विभिन्न वर्ग हैं। एक, ऐसा व्यवसाय जिसमें मेरी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। वे मेरे स्वामित्व में हैं लेकिन उनका प्रबंधन अन्य लोगों द्वारा किया जाता है। अगर मुझे वहां काम करना है तो यह मेरा व्यवसाय नहीं होगा, यह मेरा काम होगा। 2, भंडार। 3, गहरा संबंध। 4, म्यूचुअल फंड्स। 5, पैसा पैदा करने वाली अचल संपत्ति। 6, नोट IOU यानी लोन। 7, बौद्धिक संपदा जैसे गाने, स्क्रिप्ट, पेटेंट आदि से रॉयल्टी। 8, और कोई भी चीज़ जिसका मूल्य है, जो आय उत्पन्न करती है या जिसका मूल्य है वह विफल हो जाती है। जो लोग पहले 5 वर्षों तक जीवित रहते हैं, उनमें से 10 में से 9 अंततः असफल हो जाते हैं। इसलिए यदि आपके मन में वास्तव में एक कंपनी का मालिक बनने की उत्कट इच्छा है, तो मुझे यह मंजूर है। अन्यथा अपनी नौकरी रखो और अपने काम से काम रखो। जब मैं कहता हूँ अपने काम से काम रखो, तो मेरा मतलब है अपनी संपत्ति को मजबूत करो। यदि इसमें $1 जुड़ जाए तो उसे कभी बाहर न जाने दें। कल्पना कीजिए, एक बार $1 आपकी संपत्ति रेखा में प्रवेश कर गया। इस तरह वह आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी खबर यह है कि यह 24 घंटे काम करता है और निर्बाध रूप से काम कर सकता है। आप दिन भर काम करते रहें, एक महान मेहनती कर्मचारी बनें, लेकिन अपनी संपत्ति श्रृंखला बनाते रहें। जैसे जैसे आपका नकदी प्रवाह बढ़ेगा, आप कुछ विलासिता की वस्तुएं खरीद सकते हैं। एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अमीर विलासिता के सामान सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग उन्हें पहले खरीदते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, गहने या नाव जैसी विलासिता का सामान खरीदते हैं क्योंकि वे अमीर दिखना चाहते हैं। वे अमीर दिखते हैं, लेकिन गरीब भी क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूब जाते हैं। पुराने अमीर या लंबे समय से अमीर पहले अपनी संपत्ति बनाते हैं। उस संपत्ति से होने वाली आय से विलासिता का सामान खरीदा जाता है। गरीब या मध्यम वर्ग अपनी मेहनत की कमाई और विरासत में मिले पैसों से विलासिता का सामान खरीदते हैं। बेदाग संपत्ति में निवेश करना एक वास्तविक विलासिता है। उदाहरण के लिए, जब मैं और मेरी पत्नी अपार्टमेंट हाउस से अतिरिक्त पैसे कमा रहे थे, तो मेरी पत्नी ने अपनी मर्सिडीज कार खरीदी। उनकी ओर से कोई अतिरिक्त काम या जोखिम नहीं था क्योंकि उन्होंने अपार्टमेंट हाउस व्यवसाय से कार खरीदी थी। बेशक इसके लिए उन्हें 4 साल तक इंतजार करना पड़ा। उस समय तक रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और आखिरकार कार का भुगतान करने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त नकदी प्रवाह प्रदान करना शुरू कर दिया था। लेकिन यह विलासिता, एक मर्सिडीज कार, एक वास्तविक पुरस्कार थी, क्योंकि उसने साबित कर दिया कि वह जानता था कि धन कैसे बढ़ाया जाए। इस कार की कीमत अब उनकी किसी भी अन्य खूबसूरत कार से अधिक है। यानी उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर इसे हासिल किया। अधिकांश लोग आवेग में आकर उधार पर कार या अन्य विलासिता की वस्तुएं खरीदते हैं। शायद वे ऊब गए थे या वे बस एक नया खिलौना चाहते थे। यदि कोई विलासिता की वस्तु उधार पर खरीदी जाती है तो कभी कभी व्यक्ति उस विलासिता की वस्तु के प्रति आसक्त हो जाता है, क्योंकि वह कर्ज फिर आर्थिक बोझ बन जाता है। जब आप समय निवेश करते हैं और अपना व्यवसाय बनाते हैं, तो विकास और बिक्री बाजार अच्छे होते हैं।
छोटी उम्र में मेरे शिक्षित पिता ने मुझे सुरक्षित नौकरी तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरे अमीर पिता ने मुझे जितनी हो सके उतनी संपत्ति अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसकी परवाह नहीं करेंगे। मुझे उनके लिए खरीदारी करना पसंद है। मैं उनके साथ पूरा दिन बिता सकता था। हालांकि समस्याएं आने पर यह कभी भी बुरा नहीं होता है, लेकिन ये रियल एस्टेट के प्रति मेरे प्यार को नहीं बदलता है। जो लोग रियल एस्टेट से नफरत करते हैं उनके लिए इसे न खरीदना ही बेहतर है। मुझे छोटी कंपनी के स्टॉक पसंद हैं, खासकर स्टार्टअप, क्योंकि मैं बंदूक प्रेमी कॉर्पोरेट व्यक्ति नहीं हूँ। शुरुआत में मैंने कैलिफोर्निया की स्टैंडर्ड ऑयल यूएस जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया। एस मरीन कॉर्प्स और जेरोक्स कॉर्प में काम किया। मैंने इन सभी कंपनियों में अच्छा समय बिताया है और सुखद यादें हैं, लेकिन अंदर से मैं जानता हूं कि मैं कंपनी का आदमी नहीं हूं। मुझे कंपनियां शुरू करना पसंद है, उन्हें चलाना नहीं। इसलिए मैं आमतौर पर छोटी कंपनियों के स्टॉक खरीदता हूं और कभी कभी कंपनी शुरू करता हूं, फिर उसे पब्लिक लिमिटेड में बदल देता हूं। मुझे वह खेल पसंद है जब नए स्टॉक जारी होते हैं और भाग्य बनता है। बहुत से लोग छोटी कंपनियों से डरते हैं और उन्हें जोखिम भरा बताते हैं, ये सही है। अगर आपको निवेश करना पसंद है, उसे समझते हैं और खेल को जानते हैं तो जोखिम का खतरा बहुत कम हो जाता है। छोटी कंपनियों के लिए मेरी निवेश रणनीति 1 वर्ष के भीतर सभी स्टॉक बेचने की है। दूसरी ओर मेरी रियल एस्टेट रणनीति छोटे से शुरू करने और धीरे धीरे छोटी संपत्तियों को बेचने और बड़ी संपत्तियों का निर्माण करने की है। और इस प्रकार मुनाफे पर कर को टाल दिया गया। परिणामस्वरूप संपत्ति के मूल्य अचानक आसमान छूने लगे। मेरे पास आमतौर पर 7 साल से कम समय के लिए अचल संपत्ति होती है। जब मैंने मरीन काज या जेरोक्स में काम किया तो मैंने कई वर्षों तक अपने अमीर पिता की सलाह का पालन किया। बेशक मेरे पास एक दिन की नौकरी थी, लेकिन फिर भी मैं अपना खुद का व्यवसाय चलाता था। मैं अपनी संपत्ति सूची को लेकर सावधान था। मैं रियल एस्टेट और छोटे शेयरों में कारोबार करता था। अमीर पिताजी हमेशा वित्तीय शिक्षा या साक्षरता के महत्व पर जोर देते थे। मैं जानता था कि मैं लेखांकन और नकदी प्रबंधन को जितना बेहतर समझूंगा, मैं निवेश विश्लेषण में उतना ही बेहतर हो जाऊंगा और अंततः अपनी खुद की कंपनी शुरू करने और बनाने में सक्षम हो जाऊंगा। मैं किसी को भी कंपनी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करूंगा जब तक कि वे वास्तव में रुचि न लें। मैं जानता हूं कि कंपनी कैसे चलानी है, इसलिए मैं इसे किसी पर थोपना नहीं चाहता। बहुत से लोग बिना नौकरी मिले ही कंपनी शुरू करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों ने सफलता रोक दी। 10 में से 9 कंपनियां 5 वर्षों के भीतर उस जादुई स्पर्श का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। यह अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है, वह रहस्य जो अमीरों को आम लोगों से कहीं आगे कर देता है। एक पुरस्कार जो जुनून के साथ अपना खुद का व्यवसाय बनाने के बाद सड़क के अंत में धैर्यपूर्वक आपका इंतजार करता है। जब मैं कहता हूं कि अपने काम से काम रखो, तो मेरा मतलब अपने धन के कॉलम को मजबूत करना और बनाए रखना है। एक बार डॉलर अंदर आ जाए तो उसे बाहर न जाने दें। इसे इस तरह से सोचें, एक बार जब $1 आपके परिसंपत्ति कॉलम में चला जाता है तो यह आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम कर सकता है। अपना दिन का काम जारी रखें, एक महान मेहनती बने, लेकिन उस धन स्तंभ का निर्माण करते रहें। जैसे जैसे आपका नकदी प्रवाह बढ़ता है, आप कुछ विलासिता का खर्च वहन कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अमीर विलासिता की वस्तुएं सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग पहले विलासिता की वस्तुएं खरीदते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, गहने या नाव जैसी विलासिता की चीजें खरीदते हैं क्योंकि वे अमीर दिखना चाहते हैं। वे अमीर दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे कर्ज पर कर्ज में डूबते जाते हैं। पुराने पैसे वाले लोग लंबे समय से अमीर सबसे पहले अपना धन स्तंभ बनाते हैं। फिर संपत्ति कॉलम से होने वाली आय से वे अपनी विलासिता की चीजें खरीदते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग अपने खून पसीने और अपने बच्चों से मिली विरासत से विलासिता की चीजें खरीदते हैं। एक सच्ची विलासिता एक वास्तविक संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का पुरस्कार है। उदाहरण के लिए, जब मेरी पत्नी किम और मुझे हमारे अपार्टमेंट हाउस से अतिरिक्त पैसे मिले तो वह बाहर गई और अपनी मर्सिडीज खरीदी। इसमें उसकी ओर से कोई अतिरिक्त काम या जोखिम नहीं लिया गया क्योंकि अपार्टमेंट हाउस ने कार खरीदी थी। हालांकि उन्हें 4 साल तक इंतजार करना पड़ा, जबकि रियल एस्टेट निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि हुई और कार के भुगतान के लिए पर्याप्त अतिरिक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न हुआ। लेकिन विलासिता मर्सिडीज एक वास्तविक पुरस्कार थी क्योंकि उसने साबित कर दिया कि वह जानता था कि अपनी संपत्ति का कॉलम कैसे बढ़ाया जाए। वह कार अब उसके लिए किसी अन्य अच्छी कार से कहीं अधिक मायने रखती है। इसका मतलब है कि उन्होंने इसे प्रबंधित करने के लिए अपनी वित्तीय बुद्धि का उपयोग किया। इसके बजाय अधिकांश लोग आवेग में आकर उधार पर एक नई कार या कोई अन्य विलासिता खरीद लेते हैं। वे ऊब महसूस कर सकते हैं और बस एक नया खिलौना चाहते हैं। क्रेडिट पर विलासिता की वस्तुएं खरीदने से व्यक्ति अंततः उस विलासिता से नाराज हो जाता है क्योंकि कर्ज एक वित्तीय बोझ बन जाता है।
यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के बाकी हिस्सों को पढ़ेंगे।